प्रिय विद्यार्थियों, आज इस लेक्चर का दूसरा टॉपिक है जिसमें कल हमारी लेक्चर हुई थी शिक्षा का अर्थ। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। शिक्षा के अर्थ पर ही हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। शिक्षा के अर्थ की चर्चा जब हम करते हैं, शिक्षा के दो अर्थ होते हैं, एक संकुचित अर्थ और एक व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें तो हमें मैकेंजी की एक परिभाषा याद आती है। उन्होंने कहा था कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के साथ इसका विकास होता चला जाता है। मैकेंजी के अनुसार शिक्षा व्यापक अर्थों में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता रहता है। और अगर हम संकुचित अर्थों में शिक्षा की बात करें तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप होता है। जब हम अपनी शक्तियों में विकास के लिए, उसमें सुधार के लिए कोई भी प्रयास करते हैं तो उसके द्वारा जो हम सीखते हैं, ये शिक्षा का एक संकुचित अर्थ होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। अगर हम अब इसके अगले स्टेप पर शिक्षा की प्रकृति की बात करते हैं। शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति क्या है? शिक्षा की पहली प्रकृति की हम बात करें तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि मनुष्य का विकास समाज में ही संभव है। समाज के द्वारा ही मनुष्य का विकास होता है और समाज अपने खुद के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए ये एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित होती है। इसकी एक प्रकृति है। और दूसरी प्रकृति की बात करें तो शिक्षा व्यक्ति और समाज शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों से संबंधित होती है। शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों से संबंधित है। तीसरी बात करें तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा को गतिशील इसलिए कहा गया है कि मनुष्य के जन्म के कुछ समय बाद से लेकर और मृत्यु तक ये लगातार किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसमें कभी स्थायित्व तो नहीं आती है। शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम प्रतिदिन किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ नया सीखते ही रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इस तरह से जान जाते हैं। इसलिए शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में कहा गया है। अब हम अगले स्टेप पर अगर बढ़ते हैं तो शिक्षा के घटक
घटक की चर्चा करते हैं। अब शिक्षा की घटक की अगर हम बात करें तो शिक्षा के अलग अलग तरह से रूप बताए गए हैं, जहां एडम्स ने शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया बताई है। एक तरफ शिक्षक और दूसरी ओर शिक्षार्थी। एडम्स कहते हैं कि शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें एक तरफ शिक्षक होता है और दूसरी तरफ शिक्षार्थी होते हैं। इन दोनों के बीच अंतःक्रिया होती रहती है, इसलिए शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। और दूसरी तरफ जॉन डीबी और रायबर्न कहते हैं कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें तीन ध्रुव होते हैं, एक तरफ शिक्षक होता है, दूसरी तरफ पाठचर्या होती है और तीसरा ध्रुव जो होता है वो शिक्षार्थी होता है। रायबर्न महोदय का मानना है कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसके तीन ध्रुव होते हैं, शिक्षक, पाठचर्या और शिक्षार्थी। इनके तीनों ध्रुवों के बीच ये अंतःक्रिया होती रहती है। इस तरह से शिक्षा की प्रक्रिया में तीन ध्रुव होते हैं। अब अगर हम बात करें शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है या इसका विषय क्षेत्र क्या है। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र व विषय क्षेत्र। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शिक्षा शास्त्र में समाहित होती हैं, शिक्षा एक अनुशासन के रूप में किस तरह से स्थापित होता है। तो सबसे पहला विषय क्षेत्र है शिक्षा दर्शन। शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत जो पहला क्षेत्र आता है उसका विषय क्षेत्र आता है वो शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं को, गूढ़ समस्याओं को कैसे दार्शनिक दृष्टिकोण से उन समस्याओं का हल निकाला जाए, कैसे हम अपनी शिक्षा प्रणाली को और बेहतर ढंग से संचालित कर सके, इसका दार्शनिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए शिक्षा दर्शन ये एक इसका विषय क्षेत्र होता है। दूसरा विषय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान इसका दूसरा विषय क्षेत्र आता है। जैसे शिक्षा दर्शन दो विषयों को की सम्मिलित रूपरेखा है, दो विषयों से मिलकर बना है, एक शिक्षा और दूसरा दर्शन। इसी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान भी दो विषयों को समाहित करता है, एक शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। जब शिक्षा की समस्याओं का, शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों का विश्लेषण हम मनोवैज्ञानिक ढंग से करते हैं, जब विद्यार्थियों की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जहाँ पर किया जाता है उसको शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है, क्यों है, कैसे है,
इन 3 प्रश्नों को लेकर चलने की शुरुआत होती है। कोई भी समस्या है, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी है, तो वो क्या है। अगर कोई समस्या है, कोई भी कार्य हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो जो है वो क्या है। और दूसरा शब्द पैदा होता है, दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि क्यों है, और तीसरा प्रश्न आता है कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। और मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के कारण ही आज बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, क्या सिखाया जाए, उनकी रुचि, उनकी बुद्धि, उनकी क्षमता, उनके कार्य करने के तरीके, उनके विकास, समस्त बिंदुओं पर चर्चा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा क्षेत्र आता है शिक्षा का इतिहास। शिक्षा का इतिहास, ये तीसरा शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत तीसरा विषय क्षेत्र आता है, शिक्षा का इतिहास। शिक्षा का इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है, इतिहास शिक्षा का हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम अपने प्राचीन, जो हमारे कालीन विषय हैं, हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणालियां हैं, हम अगर बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हमारे पास था, जो तक्षशिला था। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हमारे पास था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा प्रणाली हमारे पास थी, जिसको वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो शिक्षा का इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि किस तरह से हमारी शिक्षा की शुरुआत हुई। वैदिक काल के बाद बौद्ध काल के बाद मध्यकाल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली, और फिर स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली। तो हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी थी, उसमें क्या अच्छाइयाँ थीं, क्या कमियाँ रह गईं, और क्या अच्छाइयाँ हैं जिसको आज हम प्राचीन शिक्षा प्रणाली से क्या अच्छाइयाँ हैं जिसमें आज हम जिसको लाकर अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं, और क्या कमियाँ हमारी शिक्षा प्रणाली में हैं जिसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए हमारा शिक्षा शास्त्र का तीसरा विषय क्षेत्र जो है वो शिक्षा का इतिहास है। कितने आयोग हमारे देश में बने, आप सबसे पहले हमारी जो शिक्षा प्रणाली होती है वैदिक काल, फिर बौद्ध काल, फिर मध्यकाल, फिर 1813 के आज्ञापत्र से शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली। फिर 1835 में मैकाले का विवरण पत्र आता है। 1854 में वुड का घोषणा पत्र आता है, जिसको अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। फिर 1854 के बाद जो शिक्षा प्रणाली शुरू होती है, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली कहा जाता है, जिसमें पहला जो आयोग गठित होता है भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके विलियम हंटर जिसके अध्यक्ष थे, और उसका गठन 1882 में हुआ। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणालियों की भी हम चर्चा करते हैं। 1917 में सैडलर आयोग आता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसे कहा जाता है। फिर 1917 के बाद हम 1937 में हमारी देश की ग्रामीण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक नई शिक्षा प्रणाली आती है। 1937 में हमारे युग पुरुष महात्मा गांधी जी द्वारा एक मारवाड़ी शिक्षा सम्मेलन में एक शिक्षा आयोजन किया गया, जिसको वर्धा शिक्षा के नाम से जाना गया, वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना गया, जिसको बुनियादी तालीम भी कहा जाता है और बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है। वर्धा में हमारे देश की शिक्षा प्रणाली कैसी हो, इसकी चर्चा गांधी जी ने की थी। हमारी देश की प्राथमिक शिक्षा कैसी हो, किन विषयों को, किन क्रियाओं को उसमें स्थान दिया जाए, जिससे शिक्षा को जीविकोपार्जन के योग्य बनाया जाए, क्योंकि अधिकांश भारतीयों की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा थी। उसी स्तर पर किस तरह उनको जीविकोपार्जन के योग्य बनाया जा सके, इसकी चर्चा की जाती है। फिर हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते हैं और 1947 में हम आज़ाद होते हैं, और इसके बाद हमारी पहली जो शिक्षा नीति बनती है वो उच्च शिक्षा में लेकर बनती है, जिसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। और उसके अध्यक्ष जो बनाए गए वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन बनाए गए थे।
1948 में इस आयोग का गठन किया गया था, इसलिए इसको आयोग के अध्यक्ष के नाम से राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे, और इस आयोग का गठन 1952 में हुआ। इसके बाद 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग 1964 का गठन किया गया। चूँकि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी उसके अध्यक्ष थे, इसलिए उसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना गया। फिर धीरे धीरे करके हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बननी शुरू हुई और देश में एक अलग तरह से शिक्षा योजना का प्रचार शुरू हुआ, और उसमें सबसे प्रभावी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की चर्चा हम करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं शिक्षा में इस समय, तो शिक्षा का इतिहास जो इसका विषय वस्तु है वो इसी तरफ हमारा ध्यान इंगित करता है। फिर इसके अगले क्षेत्र में हम बढ़ेंगे तो शैक्षिक समस्याएं। इसका अगला विषय वस्तु शैक्षिक समस्याएं हैं। शैक्षिक समस्याएं हमारे यहाँ क्या हैं, किस तरह से हमको प्रभावित कर रही हैं, हमारे वैदिक काल से लेकर और वर्तमान समय तक क्या शिक्षा में अच्छाइयाँ थीं, क्या कमियाँ थीं, और कमियाँ अगर हैं तो उसके कारण क्या हैं और कैसे उसको दूर किया जाए, इसके लिए शैक्षिक समस्याओं को भी इसमें स्थान दिया गया इसके विषय वस्तु में। और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके 5वें विषय क्षेत्र की तरफ। इसके 5वें विषय क्षेत्र की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो एक बिंदु आता है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो है, हमारा एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी शैक्षिक प्रशासन जो है, कैसे हम एक शैक्षिक प्रशासन तैयार करें और उस शैक्षिक प्रशासन में नियंता की, एक विद्यालय प्रशासक की, प्रधानाचार्य की, शिक्षक की क्या भूमिका है, उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, कैसे उस संगठन को एक संगठित रूप देकर विद्यालय को कैसे बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है, इसकी चर्चा हम इसमें करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो 6ठे पॉइंट पर हमारा एक अगला विषय क्षेत्र आता है, अध्ययन क्षेत्र आता है शिक्षा तकनीकी। शिक्षा तकनीकी। अब शिक्षा तकनीकी क्या है? शिक्षा और तकनीकी दो विषयों को, दो क्षेत्रों को मिलाकर ये विषय बना है। जब शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगे, किस तरह से आज जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है किस तरह से उबाऊ होने लगी है, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए वर्तमान शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें स्मार्ट कक्षाएं, प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और भी बहुत सारी इंटरनेट के द्वारा शिक्षा, कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा, बहुत सारी तकनीकी का प्रयोग किया गया। और उनको कैसे बेहतर बनाया जा सके, कैसे शिक्षण विधियों को हम आगे बढ़ाएं, किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, इसकी जानकारी के लिए हम शिक्षा तकनीकी की तरफ जाते हैं। शिक्षा तकनीकी के बाद हमारा अगला स्टेप जो होता है वो शैक्षिक व्यावसायिक परामर्श एवं शैक्षिक व्यावसायिक परामर्श एवं निर्देशन। शैक्षिक व्यावसायिक परामर्श निर्देशन क्या है? इसके अंतर्गत आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम पढ़ने जाते हैं, विषयों का चयन कर लेते हैं, पढ़ाई करते समय हम कौन से विषय हमारे लिए अच्छे हैं,
कौन से विषयों को हम चला सकते हैं, क्या हमारे अंदर क्षमता है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अधिकांश बच्चों को ये पता ही नहीं है कि हम जो विषय ले रहे हैं, जो हाई स्कूल में हमारे 6 विषय हैं, इंटरमीडिएट में हमारे 5 विषय हैं और ग्रेजुएशन में 3 विषय हैं। इस तरह से हम जिन विषयों का हमने चयन किया है, जिन विषयों की हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उसका मतलब केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना है? ऐसा नहीं है। हमको पता ही नहीं है कि किस विषय में हमारी क्या रुचि है, क्या योग्यता है, क्या हम कर सकते हैं। अधिकांश जगहों पर देखा गया है कि बच्चे एक दूसरे से पूछकर विषयों को चयन करते हैं, कौन से विषय आसान होंगे, या सुनकर कि कौन से विषय कंपटीशन की तैयारी के लिए हैं, कौन से क्या करने के। इस तरह से एक दूसरे से बिना सही राय के विषयों का चयन कर लेते हैं और बाद में जाकर वही उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए शैक्षिक व्यावसायिक परामर्श एवं निर्देशन में हमको क्या करना चाहिए, हमारे अंदर अभिक्षमता कितनी है, हमारे अंदर अभियोग्यता क्या है, किन विषयों का चयन करें और उसके लिए किस तरह से हम एक काउंसलर के जरिए काउंसलिंग कराई जाए और उसको निर्देशित किया जाए कि किस क्षेत्र में जाना हितकर होगा, क्या हमारे अंदर क्षमताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं और उनको आधार बनाकर हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम जो शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र है, इसमें 7वां विषय क्षेत्र है शैक्षिक व्यावसायिक परामर्श एवं निर्देशन। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो 8वां विषय क्षेत्र आता है जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा, इस विषय में हम चर्चा करते हैं कि जनसंख्या आज हमारी सबसे बड़ी अगर समस्याओं में गिना जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी हमारी एक समस्या है, क्योंकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और संसाधन हमारे पास सीमित होते चले जा रहे हैं। आवश्यकताएं अनंत हैं, संसाधन सीमित हैं। इसके लिए बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने पैदा हो रही हैं। तो एक विषय के रूप में, एक विषय क्षेत्र के अध्ययन क्षेत्र के रूप में जनसंख्या शिक्षा इसलिए दी जा रही है कि जनसंख्या के दुष्परिणाम के बारे में, जनसंख्या की अच्छाइयाँ हैं और जो कमियाँ हैं उसके बारे में लोगों को परिचित कराया जाए और लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा की जाए। इसलिए जनसंख्या शिक्षा की चर्चा यहाँ पर की जाती है। जनसंख्या शिक्षा के साथ साथ अगर हम बात करें तो प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा की भी बात आती है, क्योंकि ये देखा गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद देखा गया, स्वतंत्रता के समय हमारी जो साक्षरता दर थी लगभग 18% के आसपास थी। और ये देखा गया कि एक बड़ी संख्या, हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की तो बात करते थे, लेकिन इससे जो आगे हो गए थे, जो इस अवस्था को पार कर चुके थे और उनके पास नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कर रहे थे, ऐसे लोगों को कैसे एक शिक्षा दी जाए जिससे वो अपना जीवन बेहतर कर सके। इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत हुई। प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत में जो 15 से 35 वाले प्रौढ़ों को चुना गया जो परंपरागत शिक्षा नहीं ले पाए हैं किसी कारणवश, उनको शिक्षा देकर उनके जीवन को और बेहतर करने का प्रयास, उनको उनके अधिकारों का, उनके कर्तव्यों का ज्ञान कैसे कराया जाए, इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत हुई। प्रौढ़ शिक्षा के बाद आज बाल विकास, बाल विकास की भी चर्चा चल रही है कि बाल विकास में हम बच्चे के जन्म क्या, गर्भावस्था से लेकर और प्रौढ़ावस्था, अंतिम अवस्था मानी गई है वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, लेकिन हम केवल शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की चर्चा करते हैं। इसलिए बाल विकास में बच्चे किस अवस्था का बच्चा है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, कैसे उसमें शारीरिक विकास हो रहा है, कैसे मानसिक विकास हो रहा है, कैसे उसके भाषा का विकास हो रहा है और कैसे उसको क्या खिलाया जाए, कैसे उसका पालन पोषण किया जाए, इसकी चर्चा हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं।
बाल विकास के बाद हम आगे बढ़ते हैं जब इसके 11वें क्षेत्र की तरफ, तो स्त्री शिक्षा की बात आती है। स्त्री शिक्षा की बात आती है, शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत स्त्री शिक्षा की भी चर्चा की जाती है। हम देखते हैं कि जब स्वतंत्रता के समय हमारे देश की साक्षरता 18% थी, तो स्त्रियों की साक्षरता स्थिति क्या रही होगी इसकी हम स्वयं कल्पना कर सकते हैं। और स्त्रियों को माना गया है कि माताएं जो होती हैं वो प्रथम शिक्षिका होती हैं, इसलिए उनका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और अगर बालिकाएं शिक्षित होती हैं तो 2 परिवारों की शिक्षा की व्यवस्था वो कर सकती हैं, और मनुष्य का जो विकास होता है वो माताओं पर ही सबसे पहले निर्भर करता है। माताओं की शिक्षा के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। भारत की आधी जनसंख्या को शिक्षित किए बिना हम अपने देश के विकास की चर्चा नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्त्री शिक्षा की चर्चा भी यहाँ पर की जाती है। और अगले क्षेत्र की तरफ हम बढ़ेंगे तो अध्यापक शिक्षा। अध्यापक शिक्षा की भी चर्चा शिक्षा शास्त्र विषय के क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। अध्यापक को हम कैसे प्रशिक्षित करें, कैसे उनको विद्यार्थियों के साथ जोड़ा जाए, कैसे आज पहले हम जब चर्चा करते हैं तो पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो अध्यापक केंद्रित थी, लेकिन मनोविज्ञान और आधुनिक तकनीकी के आ जाने के कारण अब जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित हो गई है, वो छात्र केंद्रित हो गई है, अब अध्यापक केंद्रित शिक्षा प्रणाली नहीं है। तो किस तरह से अध्यापकों को अपने स्वरूप में परिवर्तन करना है, अध्यापक शिक्षा की क्या आवश्यकता है, कैसे अध्यापक को शिक्षित करके एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए आगे प्रेरित किया जा सकता है, और कैसे वो अपने बच्चों को बढ़ाएंगे, इसकी चर्चा अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत की जाती है। इस तरह हम इन बिंदुओं पर चर्चा करते हुए ये शिक्षा शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। अब हम अगले बिंदु की तरफ अगर बढ़ते हैं, शिक्षा के रूप। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षा के रूप। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के रूप। शिक्षा के रूप की अगर चर्चा की जाए तो शिक्षा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। शिक्षा के 3 रूप होते हैं। पहला रूप है शिक्षा का औपचारिक, दूसरा है निरौपचारिक, और तीसरा रूप जो शिक्षा का है वो है अनौपचारिक। ये 3 रूप शिक्षा के होते हैं। पहला क्या है? औपचारिक, जिसको हम फॉर्मल कहते हैं। पहला रूप क्या है? औपचारिक। अब हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं। औपचारिक शिक्षा किस शिक्षा को कहते हैं? औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ सारी चीज़ें पहले से निश्चित हों, वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जिसमें विद्यालय निश्चित है, विद्यालय में प्रवेश की एक उम्र निश्चित है, एक कक्षा निश्चित होती है, कक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित होता है, पाठ्यक्रम को पढ़ने का एक समय सारणी जो होता है वो निश्चित होता है, और एक निश्चित समय पर अगली कक्षा में उसको प्रवेश दे दिया जाता है, ये निश्चित है। तो शिक्षा की वह प्रणाली जिसमें सारी चीज़ें पूर्व नियोजित हों, पहले से सारी चीज़ें निश्चित हों, उसको उस शिक्षा को औपचारिक यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा
कही जा सकती है। इसके लिए एक निश्चित उम्र में प्रवेश लेकर और एक निश्चित उम्र तक पढ़ाई, एक निश्चित समय तक पढ़ाई की जाती है। और औपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण विद्यालयी शिक्षा होता है, वही औपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। फिर दूसरे स्टेप पर हम बढ़ते हैं तो निरौपचारिक। दूसरा जो केंद्र है निरौपचारिक, दूसरा जो रूप है वो निरौपचारिक है, जिसको नॉन फॉर्मल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम नॉन फॉर्मल कहते हैं। नॉन फॉर्मल कहते हैं निरौपचारिक। निरौपचारिक शिक्षा शिक्षा की प्रक्रिया का वह रूप है जिसमें ना तो औपचारिक शिक्षा की तरह सारी चीज़ें निश्चित हैं और ना अनौपचारिक शिक्षा की तरह सारी चीज़ें अनिश्चित हैं। ये दोनों के बीच का एक क्षेत्र है जिसमें पाठचर्या, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, परीक्षाएं ये निश्चित हैं, लेकिन कब कहाँ उसका समय भी निश्चित है, लेकिन कब लोगे, कैसे लोगे, कहाँ लोगे, ये आपके आवश्यकता पर, आपकी सुविधा पर, आपके समय पर निर्भर करता है। जब आपकी आवश्यकता हो, जब आपके पास समय हो, जब आपके पास पैसे हो और जब आपको आवश्यकता हो, आप निरौपचारिक शिक्षा ले सकते हैं। जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं और अधिकांश जो डिग्री कोर्स ऐसे होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लिए जाते हैं, वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। दूरस्थ शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर आते हैं हम तीसरे स्टेप पर। तीसरा रूप जो है वो है अनौपचारिक, इनफॉर्मल। अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा प्रणाली की वह प्रक्रिया है, वह स्वरूप है, वह रूप है जिसमें ना तो सारी चीज़ें औपचारिक शिक्षा की तरह निश्चित हैं, ना निरौपचारिक शिक्षा के लिए अनिश्चित और निश्चित हैं। यह शिक्षा प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें मनुष्य की शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो बालक के जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। ये शिक्षा प्रणाली में कोई भी चीज़ें पहले से निश्चित नहीं है। ज्ञान मिलेगा आपको, ये निश्चित है। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए ना कोई समय निश्चित है, ना कोई स्थान निश्चित है। आप न्यूज़ पढ़ते हुए भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप किसी का व्याख्यान सुनते हुए भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप दूरदर्शन पर न्यूज़ देखते हुए अपना ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप बुक्स को पढ़कर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। हाँ, ज्ञान मिलेगा, लेकिन उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ज्ञान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसमें कोई निश्चित नहीं है। आप कहीं भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ये जीवन पर्यंत ज्ञान प्राप्त कराता रहता है आपको। तो शिक्षा की वह प्रक्रिया, शिक्षा का वह स्वरूप जिसमें ज्ञान मिलेगा ये निश्चित है, लेकिन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये निश्चित नहीं है। जिसमें कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है ज्ञान का, वो शिक्षा का अनौपचारिक रूप है। इस तरह से शिक्षा के 3 रूप होते हैं: औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक जिसमें सारी चीज़ें पहले से निश्चित हों, विद्यालय, प्रवेश की उम्र, प्रवेश की कक्षा, पाठचर्या, परीक्षाएं और एक निश्चित समय पर प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें निश्चित हैं, वो निरौपचारिक। जिसमें ना सारी चीज़ें निश्चित हैं और ना सारी चीज़ें अनिश्चित हैं, वो निरौपचारिक। और जिसमें सारी चीज़ें अनिश्चित हैं, वो अनौपचारिक। इस तरह से शिक्षा के 3 रूप होते हैं: औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। फिर हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं।
शिक्षा के कार्य। शिक्षा के कार्य, उपयोगिता, आवश्यकता, महत्व। इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं कि शिक्षा के कार्य क्या हैं, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, शिक्षा की उपयोगिता कहाँ है और शिक्षा का महत्व क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शारीरिक विकास, इंद्रिय प्रशिक्षण, और जन्मजात शक्तियों का विकास। अगर शिक्षा के कार्य, उपयोगिता, आवश्यकता और महत्व के हम पहले बिंदु पर चर्चा करें तो शिक्षा का पहला आप उद्देश्य भी कह सकते हैं, पहला कार्य भी कह सकते हैं, पहली आवश्यकता भी कह सकते हैं, पहली उपयोगिता भी कह सकते हैं और पहला महत्व भी कह सकते हैं, शारीरिक विकास। क्योंकि सभी प्रकार की विकास की नींव शारीरिक विकास से ही होकर जाती है। जब तक बालक का शारीरिक विकास नहीं होगा, किसी भी प्रकार के विकास की हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के विकास की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा को चाहिए कि सबसे पहले बालक का शारीरिक विकास करें। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी प्रकार के दूसरे विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा का काम होना चाहिए कि मनुष्य का, बालक का शारीरिक विकास करे और शारीरिक विकास के साथ साथ जो बालक की कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं उनका भी विकास करे, उनको प्रशिक्षित करे। आप ज्ञानेंद्रियों की बात कीजिए तो आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। आँख, कान, नाक, जिह्वा ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हीं से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। भौतिक जगत का ज्ञान हमको हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण कि हम क्या हमारे लिए देखना सही है, क्या हमारे लिए सुनना सही है, क्या हमारे लिए खाना सही है और कैसे हम अपने आप को बेहतर और बना सकें, कैसे हम समाज के साथ समायोजन कर सकते हैं, इसके लिए इंद्रिय प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। तो शिक्षा के द्वारा बालक के इंद्रियों का प्रशिक्षण किया जाए। और इसके साथ साथ जो जन्मजात शक्तियाँ हैं, हर बालक, मनोविज्ञान कहता है कि हर बालक अपने आप में विशिष्ट है, अलग है। हम अलग हैं, हमको किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी के जैसा नहीं बन सकते हैं। हम खुद में जो हैं वो हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम दूसरे की नकल ना करके शिक्षक को भी चाहिए, शिक्षा को चाहिए कि बालक की जो मूलभूत शक्तियाँ हैं, जो उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, उन शक्तियों का उदात्तीकरण किया जाए। आज हम देखते हैं कि बच्चा किसी क्षेत्र में कुछ करने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, लिखने जा रहा है, कुछ भी करने जा रहा है, तो अधिकांश गार्जियन अपनी इच्छा छोप देते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा ये बनेगा, भले ही उसमें वो क्षमताएं हो या ना हो। तो शिक्षा को चाहिए बालक की जो मूलभूत शक्तियां हैं, जो जन्मजात शक्तियां हैं, उनका विकास या उदात्तीकरण किया जाए। दूसरे कार्य, उपयोगिता, महत्व एवं आवश्यकता पर अगर हम चर्चा करेंगे
तो बात आती है मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों की चर्चा अगर की जाए तो मानसिक शक्तियों भाषा, का विकास। मानसिक शक्तियों व भाषा का विकास। मानसिक शक्तियाँ ध्यान, स्मृति, चिंतन, तर्क, स्मरण, ये सारी मानसिक शक्तियाँ हैं। जब बालक का शारीरिक विकास हो जाए, उसके इंद्रियों का प्रशिक्षण हो जाए, तो शिक्षा को चाहिए बालक का मानसिक विकास, उसकी जो मानसिक शक्तियाँ हैं उनको विकसित की जाएं और उसके भाषा का विकास किया जाए। हमने कल चर्चा की थी कि अगर भाषा विकास की भी बात की जाए तो सबसे पहले बात होती है बालक में भाषा विकास का पहला स्टेप क्या है, वो है सुनना। जो बच्चा जितना बेहतर ढंग से किसी चीज़ को सुनता है और सुनने के परिणाम स्वरूप जो कान में उसके ध्वनि जाती है उसी को अपने मुंह से निकालने का प्रयास करता है और इसी प्रयास के परिणाम स्वरूप वो बोलना सीख पाता है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला क्रम क्या है, सुनना। दूसरा क्रम है बोलना। जब सुनता है तब बोल पाता है और बोलने के बाद पढ़ना होता है। आप देखोगे कि छोटी कक्षाओं में बच्चे सालों विद्यालय जाते रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वहाँ जो उनको पढ़ाया जाता है और सुनाया जाता है उन चीज़ों को वो सुनते हैं और फिर उसको पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं उसको। तो तीसरे स्टेप पर पढ़ना और चौथे स्टेप पर लिखना। सालों जाने के बाद बच्चे पेन पेंसिल पकड़कर लिखना शुरू करते हैं। तो इस तरह से भाषा विकास उनका होता है। पहले बालक उन्हीं भाषाओं का प्रयोग करता है, उन्हीं भाषाओं को बोलता है जो ध्वनि उसके आसपास में सुनाई पड़ती है। अगर बालक के भाषा विकास का पहला क्रम रुक जाता है तो उसका आगे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं ऐसे बच्चे जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश देखा गया है कि जो बच्चे बहरे हैं वो गूंगे भी होते हैं, क्योंकि उनके भाषा विकास का पहला चरण ही पूरा नहीं होता है। वो सुन ही नहीं पाते हैं और जब सुन नहीं पाते हैं तो बोलने का प्रयास नहीं करते हैं, और जब बोलने का प्रयास नहीं करते हैं तो नहीं बोल पाते हैं। इसलिए कैसे भाषा विकास, मानसिक शक्तियों का विकास किस तरह से हो और कैसे उसके भाषा का विकास हो, ये शिक्षा का एक कार्य या एक शिक्षा की आवश्यकता, उपयोगिता और महत्व के रूप में देखा जाता है। फिर तीसरे स्तर पर हम सामाजिकरण की बात करते हैं। सामाजिकरण की बात करते हैं। अब इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो सामाजिक विकास। सामाजिकरण, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसका विकास संभव है। समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम समाज को क्या दे रहे हैं, समाज में हमारी क्या भूमिका है, क्या हम एक समाज के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम निजी स्वार्थों में ही फंसे हुए हैं, हम समाज के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य है। तो शिक्षा को चाहिए बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया पैदा की जाए, सामाजिकरण बालक का किया जाए, जिससे वो अपने एक घर का आदमी ना समझे, अपने आप को एक परिवार का आदमी ना समझकर अपने आप को एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखे और समाज के प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, इसका बोध उसको शिक्षा द्वारा कराया जाना चाहिए। इसलिए भी शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए भी शिक्षा का महत्व है कि बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया शिक्षा के द्वारा ही संभव है। फिर अगले स्टेप पर हम
नैतिक एवं चारित्रिक तथा मूल्यों की शिक्षा। जब हमारा मानसिक और भाषा का विकास शिक्षा कर चुके तो शिक्षा को चाहिए कि हमारे अंदर के नैतिक एवं चारित्रिक विकास हमारा करे, क्योंकि जब तक हमारे नैतिकता का विकास नहीं होता है, हमारे चरित्र का गठन नहीं होता है, तब तक शिक्षा निरर्थक मान ली जाती है। इसलिए शिक्षा को चाहिए कि बालक का, मनुष्य का नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी करे, जिससे वो एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन सके। और मनुष्य का आकलन उसके मूल्यों के आधार पर किया जाता है। मूल्य ही बताते हैं, जैसे हम आम तौर पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि हाँ हमको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। तो जो वो वैल्यू होती है वो मूल्य होते हैं। मूल्य क्या हैं, मूल्य कैसे होने चाहिए, मूल्य हमारे समाज के मूल्य क्या हैं, कैसे हम जितना ही हम देखेंगे कि जितना ही अधिक हम अपने समाज के मूल्यों का हम पालन करते हैं, समाज में उतना ही सम्मान हमको मिलता जाता है। एनसीईआरटी ने 83 प्रकार के मूल्यों की चर्चा की है। इस तरह से बहुत सारे मूल्य होते हैं। हर समाज के, किसी भी समाज के, किसी भी संस्कृति के कुछ अपने मूल्य होते हैं, और उन मूल्यों का पालन करने वाला व्यक्ति ही समाज में सम्मान का भागीदार बनता है। इसलिए मूल्यों की शिक्षा भी दी जाए बच्चों को, बालकों को, मनुष्यों को, क्योंकि ये उसकी आवश्यकता भी है। फिर अब हम अगले स्टेप पर अगर बढ़ते हैं तो इसमें मूल्यों की शिक्षा के बाद व्यावसायिक कुशलता। आज के समय में कभी ये शिक्षा का एक उद्देश्य होता था, लेकिन आज शिक्षा की पहला उद्देश्य, पहली प्राथमिकता या पहली उपयोगिता, आवश्यकता या महत्व क्या है? व्यावसायिक उन्नत शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। अगर शिक्षा लेने के बाद अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पाते हैं, भरण पोषण अपना और अपने परिवार का नहीं कर पाते हैं, तो हमारी शिक्षा निरर्थक मान ली जाती है। इसलिए शिक्षा को चाहिए, आज हमारी पहली आवश्यकता है कि हमको एक व्यवसाय कुशल व्यक्ति बनाए, बालक को एक व्यवसाय कुशल नागरिक बनाए, जिससे वो आगे चलकर शिक्षा लेकर बेरोजगार न रहे, शिक्षा लेकर वो अपना जीविकोपार्जन करने के योग्य बन जाए। इसलिए शिक्षा को चाहिए कि मनुष्य में, बालकों में व्यवसायिक कुशलता पैदा करे, जिससे कभी भी किसी भी समाज में समायोजन कर सके और अपना जीविकोपार्जन करके अपने परिवार और अपना भरण पोषण कर सके। इसलिए व्यवसायिक कुशलता भी एक आवश्यकता है शिक्षा की। इसके बाद चर्चा करें हम नागरिकता के गुणों का विकास। किसी भी देश का लोकतंत्र वहाँ निवास करने वाले नागरिकों पर ही डिपेंड होता है, नागरिकों के व्यवहार पर ही निर्भर करता है। अतः शिक्षा को चाहिए कि वो ऐसे नागरिकों का निर्माण करे, ऐसे विशेषज्ञों का निर्माण करे जो देश हित को पहली प्राथमिकता दें। हम जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, जातीयता और धर्म की बात ना करके हम सबसे पहले देश की बात करें। हम सबसे पहले भारतीय हैं, भारतीयता की भावना शिक्षा हमारे अंदर पैदा करे, ना कि किसी भी प्रकार की धार्मिकता या जातीयता की भावना। और जब हमारे अंदर ये सोच आ जाएगी कि मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, हमारे देश ने हमको समान रूप से अधिकार प्रदान किए हैं, धर्म और जाति के आधार पर अधिकार प्रदान नहीं किए हैं, और इसकी जानकारी लोगों में हो, अपना और अपने समाज का हित बाद में, सबसे पहले देश का हित।
ऐसी सोच रखने वाले नागरिकों को पैदा करेगी शिक्षा, ऐसे गुण नागरिकों के अंदर पैदा करेगी, तभी हमारा देश और हमारा लोकतंत्र सफल हो सकता है। इसलिए नागरिक गुणों का विकास शिक्षा के द्वारा होना चाहिए। नागरिक हम उनको कह सकते हैं जिनको अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो और अपने देश को सभी चीज़ों से ऊपर स्थान देते हों, ऐसे लोगों को ही हम नागरिक कह सकते हैं। फिर अंतिम आवश्यकता, उपयोगिता, कार्य या महत्व आध्यात्मिक चेतना का विकास है। आध्यात्मिक चेतना का विकास, आध्यात्मिक चेतना का विकास हम उस स्तर को कह सकते हैं, उस स्थिति को कह सकते हैं जब हम अपने पराये में भेद करना भूल जाएं। हम समाज के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस राष्ट्र के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और खुद के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसका हमको एहसास हो जाए और हम आध्यात्म की तरफ बढ़ जाएं। हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में वो चीज़ें दिखाई पड़ने लगे। हम अपने पराये से उठकर सभी की बात करने लगे, सभी देशवासियों को अपना मानने लगे और सभी को साथ में लेकर चलने का प्रयास करें। हम ऐसे शिक्षा को चाहिए, ऐसे लोगों का निर्माण करें जो बुद्ध हों, जो महावीर स्वामी हों, इन जैसे लोगों की चर्चा करें, जो कृष्ण हो, राम की तरह हो, जो एक आदर्श स्थापित करते हों। ऐसे मनुष्यों का निर्माण करना ही आध्यात्मिक चेतना का विकास, लोगों के अंदर ऐसी भावना का विकास करना ही शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। आज का ये व्याख्यान यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।